हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक और सेशन। आशा करता हूं आप अपनी जो तैयारी है यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की वो अच्छे से कर रहे होंगे और जो आपका बचा हुआ समय है उसको आप अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होंगे। अदरवाइज आप इधर उधर घूम के इसे खराब नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि देखिए आखिरी का बचा हुआ समय है 20-22 दिन का। और अगर आप इसे अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं तो आप इसमें कहीं ना कहीं अपने बेहतर भविष्य को मजबूत बना रहे हैं। अदरवाइज आप इसे अगर ऐसे ही इधर उधर गुमराह कर रहे हैं अपने आप को, या फिर सोच रहे हैं कि भाई ये पढ़ें वो पढ़ें, आपको देखिए आपने जो पढ़ रखा है केवल अब आप उसका रिवीजन कीजिए। उसी रिवीजन के माध्यम को हम आपके लिए सहयोग करने के लिए आपके लिए छोटे छोटे मॉक टेस्ट लेके आ रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे आपका रीजनिंग का मॉक टेस्ट आया था और आज है थर्सडे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक मैथ्स का मॉक टेस्ट जो कि होगा पूरे 20 क्वेश्चन का। आप जानते हैं यूपी पुलिस में जो मैथ्स का वेटेज होता है वो वैसे भी 15 से 20 क्वेश्चन का ही होता है। ज्यादातर जो पोर्शन आता है वो आपका रीजनिंग का पूछा जाता है। तो आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 1 होगा जो कि किसका रहने वाला है, मैथमेटिक्स का, जिसमें हम कुछ चुनिंदा क्वेश्चन, जिसमें कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके यूपी पुलिस 2018 की भर्ती में भी पूछे गए हैं। तो चलिए, मैं हूं विवेक और शुरू करता हूं आज का सेशन। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन दबा लेंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे, ताकि आपको सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सीधे टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में लिख देंगे द फ्यूचर कोचिंग 1423, तो आप वहां से भी हमारे चैनल पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। वहां पे ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एक बार, क्योंकि हमें जो मोटिवेशन मिलता है वो आपके लाइक्स और कमेंट से ही मिलता है। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 32, 36, 40 और 48 से पूर्णतः विभाजित होती है। देखिए, जब भी आपसे कंडीशन आ जाए कि पूर्णतः विभाजित होती है तो आपको समझ जाना चाहिए तुरंत आपसे किसकी बात कर रहा है, वो एलसीएम की बात कर रहा है, ठीक है। और लेकिन एलसीएम भी कैसा चाहिए मुझे? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखिए आधे बच्चे तो ऐसे होते हैं, हालांकि देखिए जो तैयारी करने वाला बच्चा होता है उसके लिए तो ये कॉमन चीज है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है उसे पता होना चाहिए। तो जहां भी बड़ी अंकों सबसे बड़ी संख्या की पूछी जाएगी वहां पे 9 वाली डिजिट आएंगी, और जहां भी छोटी संख्या पूछी जाएगी वहां 0 वाली डिजिट आएंगी। जैसे आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो आप कह दोगे 4 बार 9। अगर आपसे पूछता 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो आप एक के बाद 3 जीरो लगा देते, यानी कि 4 अंक बना देंगे। मतलब अगर आपसे छोटी संख्या पूछी है तो एक के बाद आप उतनी ही जीरो लगाते चले जाएंगे। मान लो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लाख। तो आपको ये ध्यान रखना है, जहां आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए तो वहां आपको जितने अंकों का पूछा है उतने आप 9 लिख देंगे, क्योंकि 9 वो नंबर होता है जो सबसे बड़ा नंबर आता है, सबसे बड़ी संख्या बनता है। जैसे 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 9। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 99। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 999। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं 9 में +1 कर दूंगा तो कितना बन जाएगा? 10। तो ये मेरी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो चलिए, ये तो उम्मीद करूंगा सबको पता होता है। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं इसे हटा देता हूं थोड़ा सा। अब हमसे क्वेश्चन ने कहा है कि भाई 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 32, 36, 40 और 48 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 32, 36, 40 और 48 का एलसीएम लेंगे। तो अगर मैं 32, 36, 40 और 48 का एलसीएम लेता हूं तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं बड़ी से बड़ी पावर में तोड़ता हूं इन्हें। तो आपको पता है 32 तो खुद 2 की पावर 5 होता है, क्योंकि देखिए एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में हमेशा बड़ी पावर ली जाती है और फिर जो कॉमन नहीं होते हैं वो नंबर लिए जाते हैं। जो कॉमन है उसमें बड़ी पावर, और जो कॉमन नहीं है फिर वो सारे। एचसीएफ में क्या होता है, हमेशा छोटी पावर ली जाती है। अब 36 को अगर मैं ब्रेक करता हूं तो मैं देख सकता हूं 9 चौक 36 होते हैं, यानी कि 3 का स्क्वायर और इंटू 2 का स्क्वायर। 40 क्या होता है, 2 की पावर 3, क्योंकि 8 पंजे 40 होते हैं, इंटू 5।
48 क्या होता है, 16×3 = 48, यानी कि 2 की पावर 4 इंटू 3। अब देखो जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हम हमेशा बड़ी पावर लेते हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 3 है और यहाँ 2 की पावर 5 है। तो मुझे बताओ 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 की पावर कितनी है, सॉरी ये यहाँ पे देखो 2 की पावर 4 नहीं आएगा, 2 की पावर 2 आएगा, क्योंकि 36 है ना, तो 9 चौक 36 बनेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। 2 की पावर 5, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, तो सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। अब जितने भी 2 वाले नंबर हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मैंने सबसे बड़ी पावर उठा ली। अब देखो उसके बाद क्या है, 3 की पावर 2 और 3 की पावर कुछ नहीं है तो 1 होती है, तो 3 की पावर 2 बड़ी हो गई, यानी कि 9। और फिर क्या बचता है मेरा, 5, तो गुना, क्योंकि बची हुई संख्या भी हम लेते हैं। अब 32 गुना 9 कितना आएगा, या फिर 32 पंजे कितना होगा, 30 पंजे 150, 2 पंजे 10, 160 और 16 निम्मा 144, यानी कि मेरा जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 1440 आएगा। अब समस्या ये है कि 1440, देखिए आपको पता है कि भाई सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की नहीं है, क्योंकि 1440 तो ये छोटी संख्या के आसपास मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, देखो यहां से आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इस 1440 से 9999 को डिवाइड कीजिए, ठीक है, और जो भी आपका पूर्ण भागफल आए उससे उठा के गुना कर देना, या फिर मैं क्या करता हूं, मैं सीधा अपने इस नंबर को 1440 को 9 के पास ले जाने की सोच रहा हूं, तो मैं 7 की गुना करके भी जा सकता हूं। लेकिन 7 की गुना जब मैं करूंगा तो 700, 7 चौक 28 का 8, 7 चौक 28 और 2 30, और 7 एकम 7 और 3 10, तो ये 5 अंकों की जा रही है, तो यानी कि 6 की गुना करेंगे, तो 600, 6 चौक 24, 40 आ रहा होगा लास्ट में। अब देखो 40 कहाँ आ रहा है, ये 20 है, ये 20 है, ये 40 है, तो यही मेरा आंसर बनेगा, देख लेना। तो 600, 6 चौक 24 का 4 हासिल को 2, 6 चौक 24 और 2 26, 6 एकम 6 और 2 8, तो 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 32, 36, 40 और 48 से पूरी पूरी कट जाएगी, वो कौन सी होगी, आपकी 8640, 8640। तो मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 8640। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप मल्टीप्लाई करके नहीं जाना चाहते हैं, कि आप मल्टीप्लाई करके नहीं जाना चाहते हैं, तो आप क्या करें, आप सीधा इससे डिवाइड करेंगे। जब तक आपका पूर्ण भागफल आ रहा हो, मतलब दशमलव में ना जाए जब तक आपका नंबर, तब तक डिवाइड करते रहिए, और उसके बाद आप सीधा सीधा, वैसे भी ये देखो जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो आपको पता है 4 अंकों का है, तो 4 अंकों का जो होगा वो 6 बार ही काटेगा इसे, तो 14×4 = 84, 40 × 240, तो 8640 बार ही कटेगा एक बार ये, तो 8640 बचेगा, फिर कुछ शेष बचेगा, आगे तो दशमलव लग जाएगा, तो 6 ही आएगा जब भी मेरा, तो मैं 6 की क्या कर दूंगा, इसमें गुणनफल गुना कर दूंगा, तो आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर 8640। फर्स्ट क्वेश्चन उम्मीद करूंगा अच्छे से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेशो का। रेशो के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं, ध्यान रखना, एलसीएम एचसीएफ आपका जरूर आता है। कह रहा है यदि a अनुपात b बराबर 2:3 हो तो 5a-2b अनुपात 5a+2b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ नहीं करना, आपको पता है a/b कितना दे रखा है मुझे, 2/3 दे रखा है, ठीक है। अब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो जहां a है वहां 2 रख देंगे, जहां b है वहां 3 रख देंगे। अब देखो 5, a की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 5 दूनी 10, माइनस b की वैल्यू कितनी है, 3, 2 तिया 6, रेसो a की वैल्यू कितनी है, 5 दूनी 10 और 2b, ये तो सेम ही है, तो 2 तिया 6, लेकिन इस बार प्लस है, तो ये बन जाएगा 10 में से 6 गए 4, रेसो 10 और 6 16, तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, तो 2 रेसो अभी भी कट जाएगा, 4 चौक 16 ही हो जाता वैसे तो, 1/4 आएगा मेरा आंसर। अब ऑप्शन क्या है, 1/4, 2/7, 3/7, 1/3, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन क्या है, 1/4। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी जल्दी करेंगे हम सारे सवाल अपने। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, रीना और मीना की आयु का वर्तमान अनुपात 3:1 है। यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दोगुनी हो जाएगी तो 5 वर्ष पहले उन दोनों की आयु का अनुपात कितना था। देखिए आपको पता है कि एक रीना है और एक कौन है, मीना है।
उनकी वर्तमान आयु यानी कि प्रेजेंट में जो एज है उनकी कितनी कितनी है, 3:1। ठीक है। यदि 10 वर्ष बाद यानी कि +10 की बात कर रहा है, कब की बात कर रहा है, +10। यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी हो जाएगी, रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी हो जाएगी, तो 5 वर्ष पहले उन दोनों की आयु का अनुपात। अब मुझे एक बात बताओ कि रीना पहले वर्तमान में 3 की थी और मीना 1 की थी, रीना 2 1 कम हो गई और मीना क्या कोई चेंज नहीं आया। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी कभी हम आयु वाला क्वेश्चन करते हैं ना, तो ये जो डिफरेंस होता है आपका, कौन से वाले डिफरेंस की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला डिफरेंस, ये दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, कि अगर यहाँ ये 3 से 2 हो रहा है तो ये भी 1 से 0 होना चाहिए था, अगर ये 3 से 5 हो रहा है तो ये 1 से 3 होना, मतलब दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो दोनों के समय होता है वो दोनों का सेम चलता है। अब इस डिफरेंस को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये वाला डिफरेंस देखेंगे इनका। अब इसमें डिफरेंस कितने का है, 2 का, इसमें डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो ऊपर वाले में 1 की गुना, अपोजिट गुना कर देंगे मतलब हम, और नीचे वाले में 2 की गुना। अब रेशो अगर मैं नया बना लूं यहाँ पे R/M, कंडीशन तो यही रहेंगी, तो प्रेजेंट में कितना आएगा, 3/1, और +10 कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब देखो 3 से 4 हो गया 10 वर्ष में, 1 से 2 हो गया, कितने की वृद्धि हुई, 1 अनुपात की। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 10 वर्ष, क्योंकि आपको पता है यहां से यहां तक वृद्धि 10 वर्ष की है, लेकिन अनुपात कितना बढ़ रहा है, 1। अगर 1 की वैल्यू 10 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, आप कह दोगे कि अगर 1 बराबर 10 के है तो 3 बराबर कितने के होगा, 3 होगा, 3×3 = 30, यानी कि वर्तमान में रीना 30 वर्ष की है और 1 की वैल्यू तो 10 है, तो मीना कितने की है, 10 वर्ष की है। अब हमसे तो लेकिन उसने 5 वर्ष पहले का अनुपात पूछा है, तो भाई 5 वर्ष पहले ये कितने की होगी, 25 की, और ये कितने की होगी, 5 की। तो अगर मैं रेशो बनाऊंगा तो कितना आएगा, 5/1 आ जाएगा। तो 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 5:1। ऑप्शन देखते हैं, 4, 3, 5, 1, 1, 3, 3, 4। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन पसंद आ रहा हो तो एक बार दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे सेशन को, और वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति कुल धन का एक बट एक व्यक्ति कुल धन का 3/8 धन, अच्छा, एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 धन मिला, उसके साझेदार को शेष धन का 3/8 धन मिला। यदि दोनों के धन का अंतर 36 रुपए है तो कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको पता है एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 मिला, ठीक है। मान लो टोटल धन कितना था, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम एक नंबर लेते हैं। और उसके साझेदार को शेष धन का 3/8 मिला, और कह रहा है यदि दोनों के धन का अंतर 36 रुपए है। तो चलिए मैं एक काम कर लेता हूं, मैं एक नंबर मांग लेता हूं इसमें 64, कि मान लो टोटल जो रुपए थे, मैं ऐसा नंबर मानूंगा जो इजीली दोनों नंबरों से कट जाए। कोशिश करते हैं कट जाए ये। तो अब देखो पहले व्यक्ति को कितना मिला है, कुल धन का 3/8, तो 3/8 कितना होगा, 24। अब कह रहा है उसके साझेदार को शेष धन का, अब 64 में से 24 जाएंगे कितना बचेगा, 40 बचेगा कि नहीं। तो सेकंड वाले को कितना मिला है, 40 का 3/8, तो 8×5 = 40, 5×3 = 15, यानी कि दूसरे वाले को कितना मिला है, 15। बचा हुआ धन हमें मतलब नहीं है किसको मिला किसको नहीं, लेकिन उसने कहा कि इन दोनों के धन का अंतर 36 रुपए है। हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 15 और 24 का अंतर 9 आएगा, 9 की वैल्यू कितनी है, 36, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। हमसे पूछा है कुल धनराशि कितनी मानी थी हमने, 64। तो अगर 1 की वैल्यू 4 है तो 64 की वैल्यू कितनी आएगी, 4×64, तो 60×4 = 240, 4×4 = 16, 256 रुपए। तो कुल धनराशि कितनी थी हमारी, 256 रुपए थी। ऑप्शन क्या है, 236, 272, 240 और 256।
256। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा राइट आंसर, जो कि कितना है? 256 है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी करेंगे। बस आपको अगर सेशन पसंद आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो आप जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। 8200 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि ए को बी से 500 रुपए अधिक तथा सी को ए से 300 रुपए अधिक मिले। अब देखो, ए को बी से 500 रुपए, मैंने माना कि ये मेरा ए और ये मेरा बी और ये मेरा सी। ए को बी से 500 रुपए अधिक, तो अगर बी को एक्स रुपए मिल रहे हैं तो ए को कितने मिल रहे हैं? एक्स प्लस 500। ए को बी से 500 रुपए अधिक मिले तथा सी को ए से 300 रुपए। अब ए को कितने मिले? एक्स प्लस 500, तो सी को कितने मिलेंगे? एक्स प्लस 500 तो मिल नहीं है, बस 300 और अधिक मिलेंगे, तो एक्स प्लस 800। आपको पता है तीनों का योग कितना है? 8200 रुपए है। तो अगर मैं इनको जोड़ लूं तो 1 2 3 एक्स प्लस 800 और 500 1300 बराबर किसके हैं? 8200 के। तो 3x बराबर ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 8200 माइनस 1300। तो 8200 में से 1000 गए 7200, 7200 में से 200 गए 7000। ये बनेगा आपका 3x बराबर 6900। तो x बराबर कितना आ गया? 3 से काटेंगे ये 23 बार कट जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ गई 2300। पूछा क्या है हमसे? c का हिस्सा बताइए। अच्छा, सी का हिस्सा भी ज्ञात कीजिए, भी नहीं आएगा, सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो सी का हिस्सा कितना है? एक्स प्लस 800। एक्स का मान कितना है? 2300। तो हम क्या करेंगे? 2300 प्लस 800 कितना हो जाएगा? 23 7 30 और 1 3100। तो सी का हिस्सा कितना है आपका? 3100 रुपए है। ऑप्शन है 2300, 2000, 2800 और 3100। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर मुझसे बी का हिस्सा पूछता तो बी का हिस्सा कितना है? देखो एक्स है, तो x की वैल्यू कितनी है? 2300। ए का पूछता तो 23 5 2800 हो जाते। सबका टोटल करेंगे तो 8200 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार संख्याओं का औसत 30 है। पहली संख्या शेष संख्याओं के योग का 1/3 भाग के बराबर है, पहली संख्या ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है चार संख्याओं का औसत 30 है। आपको पता है कि भाई औसत बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या। देखिए फॉर्मूला औसत में जरूर याद होना चाहिए आपको कि औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। लेकिन अगर मुझे औसत दे दे तो मैं क्या करूंगा? मैं योग निकाल लूंगा, और योग बराबर होता है, ठीक है, ये योग है यानी कि सम, और योग बराबर होता है औसत गुना संख्या के। ठीक है, कि योग बराबर क्या होता है? औसत गुना संख्या, और औसत क्या होता है? औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। अब मुझसे कह रहा है चार संख्याओं का औसत 30 है, तो योग कितना होगा? 30 गुना 4 बराबर 120। होगा कि नहीं? पहली और पहली संख्या शेष संख्याओं के योग का 1/3 है। मैं मान लेता हूं कि ये पहली और अनुपात दूसरी प्लस तीसरी प्लस चौथी। ठीक है, कह रहा है कि भाई पहली संख्या शेष संख्याओं के योग का 1/3 है। तो अगर पहली संख्या 1 है तो तीनों का योग कितना है? 3 है। अनुपातिक योग चारों का कितना आ गया? 4, और 4 की वैल्यू कितनी आ रही है? 120। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 30। कैसे? 4 तिया 12। पूछा क्या है? पहली संख्या ज्ञात कीजिए। अब पहली संख्या आपको पता है कितनी है? 1 के अनुपात में ही है, और 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ रही है? 30। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो उम्मीद करूंगा सेशन आपको यहाँ तक जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, देखिए आपको मैं बता दूं ये आपका रिवीजन का टाइम है, और रिवीजन के टाइम पे आप जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाओगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो मेरी कोशिश यही है कि आपको जितने भी आपके दिन बच रहे हैं कम से कम 300 400 200 300 400 क्वेश्चन जो हैं आपके सामने से गुजार दिए जाएं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो आपको क्या होगा? अच्छे से सारे चैप्टर्स का रिवीजन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 7 है ये हमारा आज का। एक पंखे के मूल्य को 40% कम कर देने पर उसकी बिक्री में 50% की वृद्धि हो जाती है, उसके राजस्व में क्या परिवर्तन होगा। देखिए आप इसे कैसे भी कर सकते हो, आप फ्रैक्शन से भी कर दो कि भी मूल्य को कितना कम करा है 40%। अब 40% कितना होता है 2/5, यानी कि जो प्राइस है अगर पहले 5 था तो अब कितना कर दिया 3। अब सेल कितनी थी पहले, सेल में होती है वृद्धि 50% की, 50% कितना होता है 1/2, कि अगर पहले 2 की सेल होती थी तो अब कितने की हो रही है 3 की हो रही है, क्योंकि वृद्धि हो रही है। अब मुझे बताओ जो राजस्व यानी कि रिवेन्यू होता है वो क्या होता है, प्राइस इंटू सेल इक्वल टू किसके होता है रिवेन्यू के, मतलब कितने क्वांटिटी आपने बेची और कितने रुपए पर क्वांटिटी आपका रेट था। तो अगर मैं पहले की बात करूं तो 5 दूनी 10 रुपए था, और अब की बात करें तो कितना आएगा 3 तिया 9। अब मुझे बताओ पहले रिवेन्यू कितना था 10 था, अब कितना हो गया 9। तो कन्फर्म है कमी तो आई है, कितने की कमी आई 1 की कमी आई, किससे कमी आई 10 से कमी आई गुना 100। तो 0 से 0 कट गई, आंसर कितना आ गया मेरा 10%। तो कमी है वो भी कितने की 10% की। ऑप्शन देखते हैं 15% कमी, वृद्धि वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो बचा क्या मेरा ऑप्शन नंबर डी 10% की कमी। तो मेरा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। और उम्मीद करूंगा अब अगर आप इसे परसेंटेज से करते तो परसेंटेज से कैसे होता कि मान लेते हैं पहले मूल्य 100 रुपए था और बिक्री भी कितने की होती थी 100 की होती, या 100 से ही कर लेते चलो, तो राजस्व कितना आता 10,000। अब मूल्य 40% कम कर दिया तो कितना रह जाएगा 60। बिक्री कितनी हो गई 150, क्योंकि 50% की वृद्धि हो गई। और ये कितना हो जाएगा 15 छिक्का 90 और 2 जीरो 9,000। पहले 10,000 था रिवेन्यू, अब 9,000 है, कितने की कमी आई 1,000 की, किससे कमी आई 10,000 से गुना 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, आंसर कितना आ गया यहां से भी 10% लिया जाएगा। आप कैसे भी कर सकते हो, देखो ये मूल्य ये बिक्री और बराबर किसके राजस्व के, ये ध्यान रखना है कि मूल्य गुना बिक्री बराबर क्या होता है राजस्व होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परसेंटेज सी, जो कि है चुनाव बेस्ड। चुनाव के क्वेश्चन भी पिछले जो आपका कैंसिल वाला एग्जाम था उसमें आपसे पूछे गए थे। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% प्राप्त करता है। ठीक है, वैध कौन से होते हैं, जो वैलिड वोट्स होते हैं, मतलब जो एक्चुअल में काउंटिंग में आए हैं। 20% मत अवैध घोषित हुए यदि मतों की कुल संख्या 75 रही हो। देखो हमें टोटल मत दे रखे हैं कि भाई टोटल वोट कितने हैं, टोटल वोट हैं 7500। ठीक है, अब आपको पता है 7500 में से 20% तो अवैध हो गए, तो अगर मैं कुल वोट 100% हैं और उसमें से 20% अवैध घटा दूं तो कितने बचेंगे वैलिड 80% बचेंगे। तो वैलिड वोट कितने 80/100। ठीक है, ये कितने आ जाएंगे, मेरे नंबर नहीं निकालना है मुझे अभी, केवल मुझे कैलकुलेशन को केवल नोट डाउन करना है। वैध मतों का 55% प्राप्त किया हो तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या बताए। अब देखो एक बात बताओ, अगर इसने वैध मतों का 55, देखिए अब मेरे लिए ये 100% रहेगा। अगर उसमें से 55% एक ने लिए हैं तो दूसरे ने 45 लिए होंगे, यानी कि वैध मतों का 45% किसने लिया दूसरे वाले ने। तो जीरो से कितनी जीरो कटेंगी, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से इसे काटा 9, और ये बन गया मेरा 75 चौका 300, 300 निम्मा 2700। तो देखिए कैलकुलेशन जो है वो मस्ट है, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा 2700 आ जाएगा। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती है तो आप इसी क्वेश्चन में आप पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जाते इसे, फिर फाइनली आंसर फिर भी 2700 ही आता। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है मेरा, ऑप्शन नंबर ए मेरा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो उम्मीद करूंगा अब तक के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। बस आपको क्या करना है,
पहले वीडियो को पॉज करके अपने आप करने की कोशिश करनी है, फिर आपको मेरी अप्रोच देखनी है कि भाई मैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं। सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को एक बार लाइक कर देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वस्तुएं एक समान मूल्य पर खरीदी जाती हैं। देखिए मतलब खरीदने का मतलब क्या है, दोनों का जो सीपी है वो सेम है। एक वस्तु को 20% लाभ तथा दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत। देखिए अगर आपके सामने दोनों वस्तुओं का जो सीपी है वो सेम है तो आपको कुछ नहीं करना। आपको पता है 20% प्रॉफिट और दूसरा क्या है 10% लॉस। अब मुझे बताओ, एक पे 20% का लाभ कमा लिया, एक पे 10% की हानि कमाई, ओवरऑल कितना आएगा 10% का प्रॉफिट। लेकिन कब करना है, जब आपके जो दोनों वस्तुओं का सीपी सेम हो। एसपी सेम पे क्वेश्चन भी आता है, एसपी सेम पे आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको सीपी सेम होगा तभी ये कर सकते हैं। तो यहाँ तो आंसर तो सीधा होगा 10% का लाभ। लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करके बता देता हूँ एक बार। यहाँ पे मैं सोल्व करता हूँ इसे। कह रहा है दो वस्तुएं एक समान मूल्य पे खरीदी जाती हैं, तो मैंने मान लिया कि सीपी जो है वो पहली वाली का भी कितना 100 और दूसरी वाली का भी कितना 100। ठीक है, अब एसपी कितना कितना है, एक वस्तु को 20% के लाभ पर, तो अगर मैं इसे 20% के लाभ पर बेचूं तो ये कितने में बिकेगी 120 में। तथा दूसरी को 10% की हानि, तो अगर मैं इसे 10% की हानि पे बेचूं तो ये कितने में बिकेगी 90 में। अब मुझे बताओ, देखो 10% नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा, ज्यादा जल्दबाजी कर गए हम। ये कितना हो जाएगा 200। पूछा क्या है, कुल लाभ या हानि बताइए। तो देखो सीपी कितना है 200, बेची कितने में 120 और 90 210। ठीक है 210 हो गया। ये 10% भी नहीं होगा, ये 5% आएगा आंसर। कितने का लाभ लिया 10 का, किस पे लिया 200 पे और गुना 100। जीरो से जीरो कट गई, आंसर आएगा मेरा 5% लाभ। देखो कई बार हम भी जल्दबाजी कर जाते हैं तो हो जाती है गलतियां। पहले हम इस आंसर को हटाते हैं यहाँ से और फिर हम इसे भी हटाते हैं। हाँ ये कर सकते हो, लेकिन अगर दो वस्तुएं हैं तो बटे दो करके आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे अगर हम वो इसका शॉर्टकट ढूंढें तो आपको पता है एक को 20% प्रॉफिट है, एक को 10% लॉस है। आपका दोनों का अंतर कितना आया 10% ही आया। लेकिन आप क्या करोगे, इसे 2 से डिवाइड कर लो तो आंसर कितना आएगा 5, क्योंकि ये जो 10% का प्रॉफिट है ये दोनों में बढ़ जाएगा बराबर बराबर। तो यहाँ आंसर क्या आएगा मेरा 5% का लाभ, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा बी है। आप ये कर सकते हो, लेकिन आप इसे भूल जाओगे। देखो हम भूल जाते हैं, आप भी भूल जाओगे। तो आप क्या करो, इस तरीके से कर सकते हो, मैंने आपको मेथड भी बता दिया है। तो आंसर क्या बनेगा मेरा 5% का लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। 22% की छूट देने पर एक फ्रिज की बिक्री कीमत 26,000 रुपए है। यदि छूट 40% दी गई होती तो बिक्री मूल्य क्या रहा होता। आपको पता है, मान लो एमपी कितना है 100 है, 100 की चीज कितनी छूट पे बिक रही है 22%, यानी कि आपका जो 22% का डिस्काउंट है वो कितने में बिकेगा इसे 78 में। और 78 की वैल्यू कितनी है, 78 की वैल्यू दे रखी है मुझे 26,000। ठीक है, तो 26 एकम 26, 26 थी 78, तो एक की वैल्यू एसपी कितना आ गया आपका, एसपी आ गया आपका 1000/3। अब मुझसे क्या पूछा है, देखो चाहो तो आप एक काम कर सकते हैं, मैं क्या करता हूं इसे, मैं इसे करता ही नहीं। एक मिनट, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो शॉर्टकट अपनाना है थोड़ा सा। आपको पता है यहाँ से मेरे पास क्या आया कि 78% की वैल्यू कितनी थी 26,000, 3% की वैल्यू कितनी आ गई, 3% की वैल्यू आ गई 1,000। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, यदि छूट 40% दी गई होती। अब मुझे बताओ, अगर एमपी 100 है और छूट कितनी है 40%, तो एसपी कितना आएगा, आप कह दोगे 60% आएगा। 3% की वैल्यू कितनी है 1,000, मुझे किसकी चाहिए 60% की,
कितना मल्टीपल है, आप कह दोगे 20 गुना है इसका, तो ये भी कितना होगा, 20 गुना होगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 20,000। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब जो अगर उस पर 40% की छूट मिलती तो वो कितने में बिकता, 20,000 रुपये में बिकता। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 12,000, 14,640, 21,840 और 20,000। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, अगर मुझसे पूछता इसका एमपी कितना है तो मैं यहाँ पे 100 की वैल्यू निकाल देता। ठीक है, हालांकि 100 की वैल्यू इसमें निकलेगी नहीं क्योंकि पॉइंट आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जो कि हमसे क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुना करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुना करने पे, मैंने माना संख्या थी x, अब x को x के 25/100 करने पे मिलने वाली संख्या x से 200% अधिक है, तो यानी कि x से 300/100 होगी। 0 से 0 कट गया, इस x से ये x कट गया, इस 25 से ये 4 बार कट गया, तो ये हो जाएगा भाई x/4 बराबर कितना 3, क्योंकि ये 3 बचा, तो x बराबर कितना 12। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा 12 आ जाएगा। देखिए छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं और आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे, क्योंकि यूपी पुलिस में क्या होता है, यूपी पुलिस में आपसे कितना डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आपसे ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसी चीज को मैं ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए सेशन लेके आ रहा हूँ कि आपके जो साधारण साधारण से क्वेश्चन है जिसपे हम थोड़ा इग्नोर कर देते हैं जिन्हें, उसको समझने के लिए आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा, क्वेश्चन नंबर है ये 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्याओं 4, 10, 12 से 12 में से प्रत्येक से विभाजित है। देखिए ये भी आपका एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, जहां भी आपका विभाजित वाली कंडीशन आएगी वहां आपको एलसीएम लेना होता है सबसे पहले तो चलिए एलसीएम लेते हैं हम, किस किस का लेंगे, 4, 10 और 12 का। तो देखिए ये तो ऐसा नंबर होता है कि हम टाइम एंड वर्क में पता नहीं कितनी बार इनका एलसीएम लेते हैं। तो 4, 10 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 4, 10, 12 का एलसीएम आ जाएगा आपका 60। अब देखिए 60 जो है सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है। अब देखिए 60 आपको पता है कि इससे कटने वाली सबसे छोटी संख्या है, लेकिन 60 जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। अब 60 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो इस 60 के फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर क्या बनेंगे इसके, आप कह दोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 से तो नहीं बनेगा, ये बनेगा 15 चौका 60। ठीक है, हाँ बिल्कुल 15 चौका 60 बनेगा और ये आ जाएगा यहाँ। तो 15 चौका 60 कैसे बना जाएगा, आपको पता है हमें तो फैक्टर में लिखना है, तो 2 दूनी 4, भाई आपको पता है 15 चौका 60 होते हैं, तो 4 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 गुना 2, और 15 के फैक्टर क्या बनेंगे, 5 गुना 3। अब 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3। ठीक है, अब लेकिन जब कभी संख्या पूर्ण वर्ग में होती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण वर्ग में जो संख्या होगी वो हमेशा दो दो के पेयर में होगी। जहां भी संख्या होगी वो दो दो के पेयर में होगी। जैसे यहाँ पे 2 तो पेयर में है, लेकिन 5 और 3 पेयर नहीं है। अब इनका पेयर करने के लिए मुझे एक 3 की जरूरत पड़ेगी और एक 5 की जरूरत पड़ेगी। अब जो भी इनका गुणनफल आएगा वो मेरी संख्या पूर्ण वर्ग भी होगी और इनसे कटने वाली भी होगी। अब अगर मैं गुना करूं इसकी, तो आपको पता है 2 दूनी 4, 5 पंजे 25 और 3 तिया 9। अब 25 चौका 100 और 100 गुना 9 कितना 900। तो यहाँ जो मेरा आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, और 900 मेरा ऑप्शन है। या फिर आप क्या करते कि आपका ये जो एलसीएम आया है आप उसमें अपने ऑप्शन देखते। देखिए वैसे तो मुझे सारे के सारे जो वर्ग हैं वो सारी जो सारी संख्याएं दे रखी हैं ऑप्शन में वो सारे वर्ग हैं, क्योंकि 2500 आपको पता है 50 का वर्ग होता है, 900 आपको पता है किसका 30 का वर्ग होता है,
1640 का वर्ग होता है, 420 का वर्ग होता है। आप क्या करते, जो भी संख्या 60 से डिवाइड हो रही है, जैसे अगर मैं इसे डिवाइड करूं 60 से, कटेगा, जीरो से जीरो तो कटेगी लेकिन ये नहीं कटेगा, 6 चौक 24 नहीं कटा। अगर मैं इसे डिवाइड करूं 60 से, तो 6 से जीरो तो जीरो कट गई, 15 छिक्का 90 हो गई, कट गया। इसे काटूं अगर मैं, तो जीरो से जीरो तो कटेगी, 6 दूनी 12, 6 छंग 36, ये भी नहीं कट रहा। और 60 से अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो 6 छंग 36 होते हैं। तो मेरा केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो मेरा इससे कट रहा था। तो आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप इस तरीके से जोड़े बना के देख लो अगर आप समझ सकते हैं, नहीं तो आपका जो एलसीएम आया है उससे आप अपने ऑप्शन डिवाइड करके देखो। मोस्ट प्रोबेबल आपको एक ही ऑप्शन ऐसा मिलेगा जहां आपका नंबर जो है कट रहा होगा आपके एलसीएम से, क्योंकि जो एलसीएम से कटेगा वही तो हमारा आंसर बनेगा। बस एलसीएम से कटने के साथ साथ उसका पूर्ण वर्ग होना भी जरूरी है। कई बार ऐसा होगा कि एग्जामिनर आपको दो विकल्प रखेगा जो आपके एलसीएम से कट रहे होंगे, लेकिन वहां पे आपका जो एक नंबर होगा वो आपका पूर्ण वर्ग होगा, एक नंबर जो होगा वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो हमसे तो पूर्ण वर्ग पूछा है, तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि सबसे बढ़िया तो पेयर बना के कर लो, कि आप पेयर बना लो इनके दो दो के। तो ये रहा 5, ये रहा 5 और ये रहा 3 का पेयर। तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, और सबकी गुना करेंगे तो कितना आएगा, 25 चौका 100 निमा 900। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये यूपीपी 2024 वाले एग्जाम का ही है। यूपीपी जब कांस्टेबल का फरवरी 2024 में हुआ था। अब जो आने वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके, वो सारे के सारे यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर, अभी जो 2024 वाला पेपर हुआ था उसमें आपके किसी ना किसी शिफ्ट के क्वेश्चन है। कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए किसका, 5.061, 3.98, 0.7034, 7.6, 0.3 और 2। आप चाहो तो देखो अलग अलग जोड़ सकते हो कि भाई 5, 5 और 3 8, 8 7 15, 15 और 2 17। तो देखो 17 तो मेरा आना ही आना है। अब मैं पॉइंट वाले नंबर जोड़ता हूँ, तो 0.061, उसके बाद क्या है 0.98, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना चाहिए, आप जीरो बाद में लगा सकते हो। 0.7034, तो 0.7034, तो यहाँ जीरो लगा देंगे हम। फिर क्या है 0.6, तो 000 और 0.300, सबको जोड़ेंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा 4। तो 4 आ रहा होगा लास्ट में, ये रहा। तो आंसर तो यही बनना है। चलिए, तो ये कितना बनेगा, 103, 3 34, ओ सॉरी 1 और 3 4। देखो आंसर तो यही है, कंफर्म हो गया, 44 ही आ रहा है। 8 6 14 15 16, सॉरी 8 और 6 14 का फिर से 4, हासिल कितना 1, 9 और 1 10, 7 17, 3 20 और 3 23, 24 25 26। दशमलव के कितने अंक थे मेरे पास, 4, तो मैं भी लगा दूंगा यहाँ पे। तो ये बन जाएगा मेरा 17, तो मेरे पास पूरा पूरा था ही, और ये बन जाएगा 17 प्लस 2.6444। अब 6444 कहाँ है, ये रहा। तो आंसर भी क्या होना था, देखो आंसर तो मैंने शुरू में देखते ही बता दिया था कि मेरे यूनिट डिजिट पे 4 आ रहा है, और किसी ऑप्शन में 4 है ही नहीं, और ये एक्चुअल क्वेश्चन और एक्चुअल ऑप्शन है। तो हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करके इस तरीके से ही निकल जाना है, हमें पूरा सॉल्यूशन देके कोई अलग से एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे हमें। तो हमें अपनी अप्रोच ऐसी रखनी चाहिए कि हमारा जो क्वेश्चन है वो जल्दी से हो जाए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14। यदि ए बी का 250% है, ये भी आपका यूपी पुलिस 2024 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, आप देख लेंगे। आप किसी ना किसी शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन बनाए थे तो मेरे पास ये क्वेश्चन कोई सी शिफ्ट का ही था, मैंने ऐसे ही डायरेक्ट नोट कर लिया था, उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया कौन सी शिफ्ट में आया था। लेकिन ये क्वेश्चन आपको चारों में से किसी शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेगा। यदि ए बी का 250% है, देखिए ए बी का, अगर बी 100 है तो ए कितना होगा, इसका 250% होगा। 50 दूनी 100, अगर मैं रेशो बनाऊं इनका, तो रेशो कितना कितना बन रहा है, ये 100 है, तो 50 दूनी 100, 50 पंजे 250, तो 5:2। देखिए रेशो बनाने से क्या होता है, कैलकुलेशन कम हो जाती है। तो बी, अब बी कितना है 2, ए प्लस बी का
बटे 5 और 2 7, कितना प्रतिशत है? तो गुना 100, प्रतिशत के लिए हम 100 से गुना कर देते हैं, तो ये बनेगा आपका 200 बटे 7। 7 दूनी 14, 2 आ रहा होगा, यही है आंसर। तो चलिए आगे सोल्व कर लेते हैं। 7 दूनी 14, बचा कितना? 6, 7 अट्ठे 56। अब तो कंफर्म हो गया, 28 आ गया। आगे सोल्व कर लो, 4 बचा, 7 पंजे 35, 5 बचा, 7 सत्ते 49। तो 28.57 आपका आंसर हो जाएगा। अगर फ्रैक्शन में होता तो ये कुछ इस तरीके से होता कि 7 दूनी 14, बचा 6, 7 अट्ठे 56 और 4/7%। अगर फ्रैक्शन होता तो इस तरीके से मिलता आपको, अगर डेसिमल में है तो इस तरीके से मिलेगा। वो आप विकल्प पे डिपेंड करेगा कि आपको डेसिमल में विकल्प दे रखे हैं, जैसे हमारे जो विकल्प हैं यहाँ पे डेसिमल में है, लेकिन हो सकता है एग्जामिनर आपको ये विकल्प जो है फ्रैक्शन में दे दे। तो आंसर दोनों सेम है, 28 से ही 4/7% कह दो या 28.57 कह दो। आप 4/7 को जब सोल्व करोगे तो 5-7 ही आएगा, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसलिए ये फ्रैक्शन में आ जाते हैं ज्यादातर नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या दे रखा है कि संख्या 323 में है। अब देखो संख्या 323 हमें दे रखी है, अब 323 को हमें क्या करना है, ब्रेक करके देखना है। क्या 323 हमारी किसी नंबर से कटेगी? ऑप्शन क्या दे रखा है, कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं, और सबसे बड़ी बात है देखो सारे हमें अभाज्य गुणनखंड, मतलब ये कन्फर्म है कि ये जो 323 है ये जरूर किसी न किसी अभाज्य संख्या से कट रहा होगा। इसके अलावा उसने और कुछ पूछने की कोशिश ही नहीं करी। अब हम देखते हैं अभाज्य संख्या से इसे डिवाइड करके। अगर मैं इसे देखो, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2, 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, 3 2 5 और 3 8, 3 से भी नहीं कट रहा। 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। 7 से कटेगा, 7 चौक 28, बचा 4, 7 6 42, नहीं कट रहा। 9 आपकी अभाज्य नहीं होती, 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22 और 11 99, नहीं कट रहा। 13 से कटेगा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और कितना बचा आपका 6, 13 पंजे 65 होते, नहीं कट रहा। 17 से कटेगा, 17 एकम 17, 17 दूनी तो 34 होंगे, तो 17 एकम 17, बचा कितना आगे भाई 323/17 देखते हैं। तो 17 एकम 17, 10 27, 3 30, 2 32, 15 बचा, और 17 निम्मा 153। बिल्कुल 17 से कट रहा है, देखो 17 से कट रहा है कितनी बार, 19 बार। तो आपको पता है ये मल्टीपल मिलेंगे इसमें कि 17 गुना 19, और आपको पता है दोनों ही संख्या कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो यानी कि हमारा जो आंसर बनेगा इसमें क्या बनेगा कि भाई 17 गुना 19। अब दोनों अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना आ रहा है, 323 है, तो यानी कि इसका बन जाएगा आपका कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं, गलत। 4 अभाज्य गुणनखंड गलत, 2 अभाज्य गुणनखंड, 3 अभाज्य गुणनखंड गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि भाई 323 में जो है वो कितने हैं, 2 अभाज्य गुणनखंड है। कौन कौन से हैं, तो 17 और 19। अगर नंबर भी पूछ लेता तो हम बता देते 17 और 19 2 अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करूंगा ये चीज भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साझेदारी का। साझेदारी से भी क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस में, और बल्कि यूपी पुलिस में क्या, ये तो क्वेश्चन मैंने बताया था कि अब जो 20 तक क्वेश्चन आएंगे वो सारे आपके यूपी पुलिस के 2024 वाले एग्जाम के ही हैं। जो आपका फरवरी 2024 में एग्जाम हुआ था उसी के ये क्वेश्चन है सारे के सारे, फरवरी 2024 वाले, जो आपका कैंसिल वाला एग्जाम है। कह रहा है अभिषेक, विमल और चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं। अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना अधिक अधिक निवेश करता है। देखो यहाँ पे अधिक आ रहा है ना, और विमल चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है। तो चलिए अभिषेक, विमल और चिन्मय, तो हम शॉर्ट में लिख लेते हैं ए बी और सी। चलिए ABC बन गया। अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना अधिक, यानी कि 4 गुना करेगा, और विमल चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3। तो अगर चिन्मय 3 रुपए कर रहा है तो विमल कितने कर रहा है, 2 कर रहा है। और अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना अधिक, तो विमल के 2 हैं तो इसके कितने होंगे, 8 होंगे। तो रेशो कितना बन गया उनका, रेशो बन गया 8:2:3। क्या क्या कह रहा है अब,
2/3 हो गया। वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 5500 है तो चिन्मय का हिस्सा बताइए। तो आपको पता है ए बी और सी 8 2 10 3 13 समय सेम है, तो जो इन्वेस्टमेंट यानी कि पूंजी का अनुपात होगा वही आपका लाभ का अनुपात रहेगा। तो 8 2 10 3 13 और 13 की वैल्यू कितनी है, 13 की वैल्यू है 5500, कटेगा ही नहीं नंबर, तो ऐसे कैसे हो रहा है फिर। अभिषेक विमल और चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं। अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है। अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना अधिक। तीन, देखो या तो फिर इसमें अधिक नहीं आना चाहिए, या तो ये क्वेश्चन में देखो यहाँ पे ये अधिक नहीं आएगा, क्योंकि अधिक शब्द देखो तब ये क्वेश्चन बन रहा है कहीं ना कहीं। अगर अधिक आ रहा है तो हमेशा ध्यान रखना है कि हमने नंबर एक फालतू लेना, मतलब जो भी है उसका 4 गुना लेना होता है जहां भी अधिक। भाई मैं तुमसे कहूं कि मेरे पास तुमसे 4 गुने रुपए हैं, तो मेरे पास अगर एक, तुम्हारे पास अगर एक है तो मेरे पास 4 गुने हैं। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं मेरे पास 4 गुना अधिक रुपए हैं, तो आपके पास एक तो था ही था, ठीक है, एक तो रहेगा ही रहेगा, उससे भी 4 गुने अधिक हैं, तो +4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ तो क्वेश्चन में ये अधिक नहीं होना चाहिए, और अधिक नहीं है तभी ये क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, अगर मैं आपसे देखो क्वेश्चन दोनों तरीके से मैंने बता दिया है कि अगर मैं इस अधिक के साथ क्वेश्चन कर रहा हूं तो मेरी कैलकुलेशन ही नहीं बन रही है। अब अधिक को अगर मैं हटाऊं तो ये देखो, अभिषेक चिन्मय के निवेश से 3 गुना निवेश करता है, तो 3 गुना कितना होगा, 6। अब 6 और 2 8 और 3 11, और 11 की वैल्यू 5500, देखो कितना बढ़िया नंबर बन गया। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 500। अब इसमें होता क्या है कि गलती एग्जामिनर की भुगतते हैं बच्चे, अधिक इसमें बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अधिक शब्द अगर आएगा तो यहाँ 8 बनेगा, आप किसी भी चाहे टीचर से भी पूछ लो चाहे किसी से भी पूछ लो, जहां अधिक वाली बात आएगी वहां हमेशा वो नंबर जो इनिशियल नंबर होता है वो प्लस होके, गुना में प्लस होके चलता है। जैसे 3 गुना तो 2 तिया 6, 3 गुना अधिक तो 2 तिया 6 +2, तभी तो इससे 3 गुना, अभी तो ये 3 गुना दो, अभी दो गुना अधिक है, देखो बी से 2 गुना अधिक यानी कि 2 + 2 गुना अधिक, तो 2 दूनी 4, 6 बनाए। चलिए कोई बात नहीं, गलती है ये उनकी। एक की वैल्यू 500 आ गई, हमसे क्या पूछा है, चिन्मय का हिस्सा पूछा है, तो चिन्मय का हिस्सा कितना है, सी। एक की वैल्यू 500 है तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 500 गुना 3 बराबर 1500। तो यहाँ पे मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकॉर्डिंग टू आंसर। लेकिन ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में ये अधिक शब्द नहीं होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता और इसे 12.60 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए सबसे पहले आपको बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको देखो इसे तो बिल्कुल साइड में रखना है, ये जो वैल्यू दे रखी होगी ना रुपए में उसे बिल्कुल साइड में रखना है, उससे आपको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, केवल परसेंटेज पे चलो। एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। देखो जो इनिशियल सीपी होता है वो हमेशा 100% रहेगा या 100 रहेगा। अब उसने उसे बेचा कितने पे है, 25% के लाभ पे, तो ये कितने में बिकेगी, 125 में। यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता, अब मुझे बताओ सीपी 100 था, अगर 20% कम कर देता तो कितने में खरीदता, 80 में, और उसे इतने में बेचता तो उसे 30%, देखो इसे छोड़ देना है अभी, इसको आपको यूज ही नहीं करना, इसे सबसे लास्ट में यूज करेंगे। पहले कितने में बेच रहा था, 125 में, अब बच्चे क्या कर देते हैं 125 में से इसे घटा देते हैं। देखो ये आपकी मानी हुई वैल्यू है सारी, ये एक्चुअल वैल्यू है, तो इसे हम बाद में कंपेयर करेंगे, तो हम इसे 30% का लाभ कमाते हैं। देखो 80 रुपए पे 30% का लाभ कितना, 13, जीरो से जीरो कट जाएगी, 13 अट्ठे 104, यानी कि पहले 125 में बिक रही थी, अब कितने में बिक रही है, 104 में। अब देखो कितनी कमी में बिकी, तो 125 से 4 हो गए, कितने में रहेगा, 21। भाई 21 की कमी आई, और 21 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12.60, तो 21 की वैल्यू कितनी है, 12.60। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, आपको पता है 21 सिक्का 126 होते हैं, तो ये कट जाएगा आपका 21 सिक्का 126, ये आएगा
60, ठीक है, क्योंकि पॉइंट तो हट जाएगा ये। तो एक की वैल्यू 0.60 आ गई। हमसे क्या पूछ रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब क्रय मूल्य कितना था, इनिशियल बताना है, 100 था। तो अगर एक की वैल्यू 0.60 है तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी, 0.60 गुना 100। अब पॉइंट से जीरो कट जाएंगे, आंसर कितना आएगा, 60 रुपए आ जाएगा। तो ऑप्शन है 60, 50, 55 और 45। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोहन और श्याम 800 रुपए के लिए काम करते हैं। देखिए ये टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ गया आपका, कि मोहन और श्याम 800 रुपए के लिए एक काम करते हैं। मोहन अकेले इसे 6 दिन में कर सकता है, जबकि श्याम अकेले इसे 8 दिनों में कर सकता है। रमेश की मदद से वे इसे 3 दिनों में पूरा कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 3 लोग लग रहे हैं, कौन कौन है, मोहन है, उसके बाद कौन है भाई, मोहन है, श्याम है, तो चलिए श्याम को भी ले लेते हैं। और उसके बाद कह रहा है कि रमेश की मदद से, रमेश की मदद से यानी कि वे दोनों भी हैं। तो मोहन प्लस श्याम प्लस रमेश, ठीक है। मोहन अकेले कितने दिन में कर लेता है, 6 दिन में। मोहन अकेले इस काम को कर लेता है 6 दिन में। श्याम अकेले कितने दिन में कर लेता है, 8 दिन में। लेकिन जब रमेश और ये तीनों साथ काम करते हैं तो ये काम कितने दिन में पूरा हो जाता है, 3 दिन में पूरा हो जाता है। अब देखो ये थे समय, हमें कोई ना कोई काम मानना पड़ेगा, और कार्य हम क्या मानते हैं, कार्य मान लेते हैं हम इनका एलसीएम। तो 8, 6 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 8 दूनी 16 या 48 आएगा, क्योंकि 8, 3 और 6 में 3 तो कॉमन आ रहा है। तो 8, बल्कि 24 ही आ जाएगा, 6 चौक 24, 8 ये 24, क्योंकि 8 में 2 भी आ गया। तो 6 तो इसके अंदर आ ही जाएगा, 3 इसका आ जाएगा और 2 इसका आ जाएगा। तो 8 या 24 हमारा जो एलसीएम बनेगा वो कितना बनेगा, 24। अब मुझे बताओ, समय इतना इतना है, कार्य 24 है, तो क्षमता क्या आएगी आपकी, क्षमता आ जाएगी आपकी, मोहन की क्षमता कितनी है, 4, क्योंकि 24 काम को 6 दिन में करता है तो 4 क्षमता। 24 काम को 8 दिन में करता है तो 3 क्षमता। और तीनों मिलके क्षमता कितनी हो रही है, 8, 3 भाई, 24 काम को 3 दिन में खत्म कर रहे हैं तो 8 क्षमता। अब मुझे बताओ मोहन की क्षमता कितनी है। अब देखिए ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सैलरी की, हिस्से की यानी कि, और हिस्सा जो बढ़ता है वो हमेशा क्षमता के अनुसार बढ़ता है, ये ध्यान रखना। अब जो इनके वेतन का अनुपात आएगा किस किस का, एम रेसो आर रेसो, सॉरी एस, एम रेसो एस आएगा यहाँ पे, क्योंकि मोहन है, श्याम है और रमेश है, तो यहाँ पे एस आएगा। तो मोहन रेसो श्याम रेसो आर। अब इनकी क्षमता निकालें तो मोहन की अकेले की क्षमता कितनी, 4, तो ये कितना आ गया, 4। श्याम के अकेले की क्षमता कितनी, 3, तो यहाँ कितना आ गया, 3। तीनों की मिला के क्षमता कितनी है, 8, जिनमें से पहले दूसरे की कितनी है, 7 है। तो तीसरे की कितनी आएगी, 1 ही आएगी। तो यहाँ पे इसकी क्षमता, अगर इनकी क्षमता का योग देखूं तो ये अनुपात का योग देखूं तो 4, 3, 7 और 1, 8। और 8 की वैल्यू कितनी है, 800। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 100 आएगी। अगर 1 की वैल्यू 100 है तो मुझसे क्या पूछा है, श्याम का हिस्सा बताइए। श्याम का अनुपात कितना है, 3। तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 300। यानी कि इस 800 रुपए में से श्याम को कितने मिलेंगे, 300 रुपए मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लोन आयत के आकार का है, यानी कि लोन, लोन क्या होता है, पार्क टाइप में जो होते हैं आपकी खुली जगह, आयत के आकार का है, जिसकी भुजाओं का अनुपात 2:3 है। देखिए भुजाओं का अनुपात यानी कि उसकी जो चौड़ाई है वो 2 के अनुपात में है, और लंबाई जो है वो 3 के अनुपात में है। तो हम इसे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बना लें कि लंबाई रेसो चौड़ाई कितनी कितनी है, 3:2, ठीक है।
अब आपको पता है कि देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है L इंटू बी। सबको पता होता है, बेसिक क्वेश्चन आते हैं देखो मेंसुरेशन के। अब अगर मैं इसे x मान लूं तो ये भी क्या हो गया x, तो इसकी क्षेत्रफल कितना होगा 3x इंटू 2x, और मुझे क्षेत्रफल दे भी रखा है 600 वर्ग मीटर है, तो ये कितना बनेगा 600। तो ये गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x स्क्वायर बराबर किसके 600 के, तो 6 से काटा, एक्स स्क्वायर बराबर किसके 100 के, तो x बराबर कितना, x बराबर आ गया 10। मुझसे क्या पूछा है, लोन की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब चौड़ाई कितनी है 2x है। अब 2x को अगर मैं गुना करता हूं तो 10 गुना 2 कितना आ जाएगा 20, और ये किस में आएगी मीटर में, तो आंसर हो जाएगा मेरा 20 मीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही है मेरा। और उम्मीद करूंगा ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। ध्यान रखना है कि जो लंबाई होगी वो हमेशा चौड़ाई से ज्यादा ही होती है आयत की। एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में पूरी करता है। देखिए ये जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। और अगर आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर हम इस क्वेश्चन के बाद। बस आपको क्या करना है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको सभी अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहें। कह रहा है एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी, अब देखिए दूरी किस में है मीटर में है, 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। साइकिल चालक की किलोमीटर प्रति घंटा में गति ज्ञात कीजिए। अब देखो मुझे बताओ, चाल बतानी है, और चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्लियर है, दूरी कितनी है 900 मीटर, समय कितना है 2 मिनट 30 सेकंड। तो मैं क्या करता हूँ इसे उसमें घंटे उसमें सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 दूनी 120, 120 और 30 कितना हो जाएगा 150। जीरो से जीरो कट जाएगी, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, तो यानी कि और काटूंगा मैं इसे 5 छंग 30, 6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 15 छिक्का 90 भी हो जाता वैसे तो सीधा, तो मुझे नहीं पहुंचा था, चलो कोई बात नहीं। देखो हमारी चाल कितनी आ गई 6 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन मुझसे पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर मुझे अपनी चाल मीटर प्रति सेकंड से बदलनी है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मैं अपनी चाल में गुना कर देता हूँ 18/5 से। और अगर मुझे किलोमीटर प्रति घंटे को बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो मैं गुना कर देता हूँ 5/18 से। तो यहाँ किससे होगी 18/5 से, तो 6 गुना 18/5 कितना आ जाएगा, 18 छिक्का 108/5, और 108/5 का मतलब है दोनों तरफ 2 से गुना करके एक अंक के बाद दशमलव लगा दो। तो ये बन जाएगा 108 का डबल 216/10 यानी कि 21.6। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन है 8.7, 21.6, 18.6, 1.67। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और मैंने देखो ज्यादा से ज्यादा ये 1 घंटा का भी सेशन नहीं हुआ होगा, मैंने कोशिश करी है कि जल्दी जल्दी आपका सेशन ये कंप्लीट किया जाए, क्योंकि देखिए समय खराब करने में कोई फायदा नहीं है। स्पीड से हम अगर सेशन को करेंगे तो हम 20 क्वेश्चन हमने ये 50 से 55 मिनट में कर दिए। और अगर मैं इसी में ही चाहता तो लाइव सेशन लेके आपको 2-3 घंटे लगा देता इन्हीं 20 क्वेश्चन में। तो मेरा क्या है कि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको कम समय में प्रोवाइड करने का जो है मेरा लक्ष्य रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, बर्डन बिल्कुल नहीं लेना है, बस आपको कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।